अरस्तु का जीवन परिचय। वो अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और केवल 4 तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। और उनके मत अनुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण ईश्वरीय है और सारे 5 तत्व जो हैं उनसे मिला करके बने, इसमें इत्थर कहते थे जिसे वो। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। तो 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावकों ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वे वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकदमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिससे प्रकाश स्वयं उसके गुरु भी करते थे। यूनानी दर्शन में अरस्तु की गिनती अपने समय के शास्त्र, संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खास करके दार्शनिक के बीच होती है। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। वो 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकदमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षकों से अलग होने के कारण उन्हें ये अवसर नहीं मिल पाया। एतर्नियम से मित्र शासक हिम्याज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिप्पिलियस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। इससे पहले उन्होंने पिथीसियस नाम की महिला से विवाह किया था। इसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। तो पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वहाँ पर वो 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा प्राप्त करके पढ़ाई की। अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकदमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। तो ये अरस्तु का उनका जीवन परिचय है। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खास करके ऐसे विषयों पर जो कि मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है तो वो किसी तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो कि सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अरस्तु खोजते थे और उनके ये सिद्धांत थे, उसमें वो काम करते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप में और शाम को आप लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। और एल्जिस्टर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगा और वो दंड से बचने के लिए 40 चले गए और वहां पर वो अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की शिक्षा मकदूनिया के राजा फिलिप के नियंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता था और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते थे। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। तो अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसीलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटिक्स कहलाने लगे। उनकी कृतियां जो हैं, अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए। सुरक्षा लेखों की सूची में इस प्रकार है: पॉलिटिक्स, निकोमर्चे, एथिक्स, यूडिमिनियन एंड एथिक्स, रेटोरिक, एप्टिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रोप्लेक्स, हिस्ट्री ऑफ द एनिमियल,
animals, part of the animals, movement of the animals, progression of the animal, and general generation of the animal, sense and visually, on memory, on sleep, on dreams, on divination, and in the sleep, on length and shortness of life, on youth, old age, life and death, and respiration, physics, on the hairs, on generation and corruption, and meteorology, on the universe, on the soul. अरस्तु की मृत्यु वापस आकर के अरस्तु ने अपोलो के मंदिरों के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्यों सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी वो विष पी करके आत्महत्या कर ली। अरस्तु के अनमोल जो विचार हैं वो इस प्रकार हैं: अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेईमानी होती। एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। बुरा बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। खुशी हम पर निर्भर करती है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होता है: मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। सभी भुगतान युक्त नौकरियां दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है: कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत सोचो। अरस्तु के सिद्धांतों की बात करें तो इस एक वीडियो में बात करना मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर मोटे तौर पर बात करते हैं तो वो इस तरह है कि अरस्तु का राजनीतिक दर्शन अपने अंतर्निहित दार्शनिक सिद्धांतों के कारण विशिष्ट है। इनमें से निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं, जैसे कि प्रयोजनवाद का सिद्धांत। अरस्तु ने प्राकृतिक की अवधारणा का आहन करके राजनीतिक की शुरुआत की। भौतिक में अरस्तु किसी चीज की प्रकृति को उसके अंत या अंतिम कारण से पहचानते हैं, और दूसरी तरफ किसी चीज का अंत उसका कार्य भी है, जो इसका परिभाषित सिद्धांत है: मौसम विज्ञान। अरस्तु के दृष्टिकोण से पौधे और जानवर प्राकृतिक अस्तित्व के प्रतिमान मामले हैं, क्योंकि उनके पास एक आंतरिक कारण सिद्धांत के अर्थ में प्रकृति होती है, जो कि बताती है कि ये कैसे अस्तित्व में आती है और कैसा व्यवहार करती है। यह सिद्धांत एक मनुष्य का एक प्राकृतिक कार्य है। यूडोमियन एथिक्स, निकोमेचन एंड एथिक्स 1.7 और राजनीतिक 1.2 में एक मौलिक स्थान रखता है, जबकि राजनीतिक आगे तर्क देती है कि मनुष्य की प्राकृतिक का हिस्सा है, कि वे राजनीतिक या शाह राज्य में जीवन के लिए अनुचित हैं, अनुकूल हैं। इस प्रकार उद्देश्य विज्ञान राजनीतिक प्राकृतिकवाद के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के नींव पर उद्देश्य या विज्ञान की चर्चा के लिए अरस्तु की जीवन विज्ञान पर विशिष्टता है। और पूर्णता का सिद्धांत। अरस्तु अपने उद्देश्य के संदर्भ में अच्छाई और बुराई को समझते हैं। जीवन का प्राकृतिक लक्ष्य और इस लक्ष्य के समाधान उसके लिए अच्छा है, और जो इस लक्ष्य को पराजित या बाधित करता है वो बुरा है। उदाहरण के लिए
उनका तर्क ये है कि जानवर खुद को बचाने के लिए सोते हैं, क्योंकि प्रकृति एक लक्ष्य के लिए काम करती है और ये एक लक्ष्य है, ये एक अच्छा है। और सोना उन संस्थाओं के लिए आवश्यक और फायदेमंद है जो लगातार नहीं चला सकते हैं। मनुष्य के लिए परम अच्छा या खुशी पूर्णता में निहित है, उनके प्राकृतिक कार्य की पूर्ण प्राप्ति, जिसे अरस्तु कारण के अनुसार आत्मा की गतिविधि के रूप में विश्लेषित करते हैं, बिना कारण के नहीं, यानी कि सबसे उत्तम गुण या उत्कृष्टता के अनुसार गतिविधि। राजनेता के लिए एक मापदंड प्रदान करता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो कि सबसे अधिक पसंद करने योग्य होता है, और ये हमेशा वो सर्वोच्च होता है जिसे वो प्राप्त कर सकता है। तो इस आदर्श को व्यक्ति और नगर राज दोनों में महसूस किया जाता है। वो जीवन शैली सर्वोत्तम है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग, और नगर राज्यों के लिए समान रूप से, जो कि सद्गुण से सुशोजित है। हालांकि अरस्तु ने माना कि इस आदर्श को पूरी तरह से महसूस करना आमतौर पर असंभव है, जिस स्थिति में वो सन्निकटन के दूसरे सबसे अच्छे सिद्धांत का आहन करते हैं। पूर्णता प्राप्त करना सबसे अच्छा है, लेकिन सफल होने पर एक चीज अनुपात में बेहतर होती है, क्योंकि वो अंत के करीब होती है। तो अरस्तु का पूर्णवाद प्रोटोग्रस के व्यक्तिगत संक्षेपवाद के विपरीत था, जिसके अनुसार अच्छाई और बुराई को मनुष्य के इच्छाओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्लेटो की तरह अरस्तु ने कहा कि अच्छाई वस्तुनिष्ठ है और मानवीय इच्छाओं से स्वतंत्र है। हालांकि उन्होंने प्लेटो के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि अच्छाई को अच्छे के परलौकिक के रूप में संदर्भ में परिभाषित किया गया था। इसके बजाय उन्होंने कहा कि अच्छा और बुराई एक तरह से जीवन के सापेक्ष हैं, यानी उसके प्राकृतिक अंत के सापेक्ष हैं। समुदाय का सिद्धांत अरस्तु का कहना है कि नगर राज सबसे पूर्ण समुदाय है, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की सीमा को प्राप्त करता है ताकि ये अच्छे जीवन के लिए आश्रम में रह सके। नगर राज के बाहर के व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि वे केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए बची शिक्षा और नैतिक आदतों के लिए भी समुदाय पर निर्भर है। जैसे पूर्ण होने पर मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी होता है, वैसे ही जब कानून और न्याय के अलग कर दिया जाता है, क्योंकि न केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए बल्कि शिक्षा और नैतिक आदतों के लिए भी समुदाय पर निर्भर है। जैसे पूर्ण होने पर मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी होता है, वैसे ही जब कानून और न्याय से अलग कर दिया जाता है तो वो सबसे बुरा प्राणी हो जाता है। तो अरस्तु के विचार से अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नगर राज्य के अधिकार के अधीन होना चाहिए। उनके निम्नलिखित सिद्धांत इस तरीके से हैं। शासन का सिद्धांत अरस्तु का मानना है कि किसी भी भविष्य व्यवस्था के अस्तित्व और कल्याण के लिए एक शासक तत्व की उपस्थिति आवश्यक है। जब भी कोई चीज कई चीजों से मिलकर के बनती होती है और एक आम चीज बन जाती है, तो उसमें हमेशा एक शासित प्रकट होता है। ये उनका एक सिद्धांत है जो कि जीवित चीजों में मौजूद है, लेकिन ये पूरी प्रकृति से निकाला है, प्रकृति से निकला है। जिस तरह एक जानवर या पौधा तभी जीवित रह सकता है जब उसमें फल फूल लगते हैं, उसी प्रकार आत्मा उसके शरीर का शासन करती है। तो तुलना करें, अगर एक मानव समुदाय तभी आवश्यक अवस्था रख सकता है जब वो उसके पास एक शासक तत्व हो जो अधिक की स्थिति में हो। जैसे एक सेना तभी व्यवस्थित रह सकती है जब उसके पास नियंत्रण करने के लिए कमांडो। हालांकि अरस्तु इस सिद्धांत को स्वीकार करने से प्लेटो के अनुसार करते हैं, लेकिन वे प्लेटो के इस दावे को खारिज करते हैं कि शासन करने का एक ही विज्ञान सभी के लिए उपयुक्त है। अरस्तु के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग तरह के शासन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि नगरों के लिए राजनीतिक शासन और दासों के लिए निरंकुश शासन और अनुचित तरीके से शासन लागू करने की अवस्था और अन्याय
होता है तो शासन के सिद्धांत के निम्नलिखित परिणाम इस प्रकार से हैं जो वो बताते हैं। और तर्क के शासन का सिद्धांत अरस्तु प्लेटो के इस कथन से सहमत है कि जब भी किसी व्यवस्था में कोई तर्क संगत तत्व होता है तो उसके लिए गैर तर्क संगत भाग पर शासन करना उचित होता है, क्योंकि केवल तर्क संगत तत्व ही जानता है कि पूरे के लिए क्या सबसे अच्छा है। अरस्तु इस सिद्धांत पर विस्तार से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वो देखे जाते हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से और अलग अलग डिग्री तथा तक अंतर संगत का उदाहरण दे सकते हैं। वो मानते हैं कि अलग अलग तरह के शासन और भविष्य के लिए शासन के अलग अलग तरीके उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे में विचार विमर्श करने की क्षमता होती है, लेकिन वो एक वयस्क की तुलना में अविकसित और अपूर्ण होती है। इसलिए एक बच्चा अपने पिता द्वारा पैतृक शासन के लिए एक उपयुक्त विषय है, लेकिन दो वयस्कों के बीच पैतृक शासन अनुचित होगा जिनमें की परिचक तर्क संगत क्षमताएं। एक राजनीतिक संदर्भ में तर्क के शासन में सिद्धांतों का और एक भी अर्थ है कि अलग अलग संविधान अलग अलग शहर राज्यों के लिए उनके नागरिकों की तर्क संगतता और क्षमताओं के आधार पर उपयुक्त। उदाहरण के लिए अरस्तु के लोकतंत्र और कानून के शासन की चर्चा में ये एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। उपर्युक्त सिद्धांत अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के विशिष्ट स्वाद के लिए बहुत कुछ बताते हैं और ये भी संकेत देते हैं कि कई आधुनिक सिद्धांतकार उनसे कहाँ दूर हो गए। थॉमस हर्बस जैसे कि आधुनिक दार्शनिकों ने उपदेशवाद और पूर्णतावाद और सिद्धांतों को चुनौती दी है। पूर्व के खिलाफ तर्क देते हुए मनुष्य उपदेशवादी प्राणियों के बजाय यंत्रवाद है और बाद के खिलाफ की अच्छा और बुरा मामलों की वस्तुस्थिति स्थिति के बजाय मूल्यांकन करने वाले एजेंटों की व्यक्ति पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उदारवादी सिद्धांतों ने समुदाय के सिद्धांत की एक इस धारणा पर आलोचना की कि ये राज्य को बहुत अधिक अधिकार देता है, यहाँ तक कि तर्क के शासन के सिद्धांत जिन्हें अरस्तु प्लेटो और कई अन्य सिद्धांतकारों ने स्वयंसिद्धि माना। एडम स्मिथ और एफ.ए. हाइकेक जैसे कि आधुनिक सिद्धांतकारों द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्वतः स्फूर्ति रूप से उत्पन्न हो सकती है, और जैसे कि आदर्श हाथ द्वारा आधुनिक नव अरस्तुवादी एवं राजनीतिक सिद्धांत ऐसी आलोचनाओं के खिलाफ इनमें से एक या अधिक सिद्धांत या उनके शोधकर्ता संस्करण का बचाव करने के लिए ये सिद्धांत हैं।